क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? और क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं और भगवे से इस्लाम? अरे हम सब तो हैं भारतीय और भारत ही मेरी पहचान। आओ आज एक किस्सा सुनाता हूं। आसाम के एक छोटे से गांव की 17 साल की कनकलता बरुआ हाथ में तिरंगा और आंखों में जुनून लिए चली जा रही थी। तभी ब्रिटिश सोल्जर्स ने आवाज लगाई, रुको, तिरंगा नीचे फेंको। कनकलता ने जवाब दिया कि अब यह तिरंगा तभी नीचे होगा जब मेरी मृत्यु होगी। एकाएक गोलियों की आवाज से आसमान गूंज उठा और अगले ही पल कनकलता जमीन पर गिरी थी। लेकिन लोग बताते हैं कि उसके बाद भी उन्होंने तिरंगे को जमीन पर छूने नहीं दिया। ऐसी अनेकों कहानी भारत के कोने कोने से आई जिसने राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म को रूप दिया। आओ आज नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा समझाता। मैं सिद्धार्थ शर्मा आप सभी के लिए नेशनलिज्म इन इंडिया का वन शॉट लेकर आ गया हूं। इस वन शॉट के अंदर हम एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडब्ल्यू की ऐप का लिंक दे रखा है। आप वहां से सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट इन केस आपको ना पता हो कि पीडब्ल्यू क्या है दोस्तों, तो पीडब्ल्यू इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे करोड़ों बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग भी एक बार जरूर चेकआउट करिए। अब इस चैप्टर की शुरुआत हम वर्ल्ड वॉर 1 से करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 यानी कि पूरे 4 साल चला था। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर 2 टीमें थी। एक तरफ था एलाइड पावर्स जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। आपकी सहूलियत के लिए इनको मैंने मैप पे ग्रीन कलर से प्लॉट कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थे। आपकी सहूलियत के लिए इनको मैंने ग्रीन कलर से प्लॉट कर रखा है। लेकिन सेंट्रल पावर्स को बाद में ओटोमन एम्पायर ने भी ज्वाइन कर लिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, यह आगे यूज होगी, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आपका मुझसे एक क्वेश्चन होगा कि सर दुनिया के एक कोने में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, उससे हम भारतीयों पर क्या इंपैक्ट पड़ना था? दरअसल फर्क पड़ना था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ब्रिटेन इन्वॉल्व था और ब्रिटेन ने भारत को अपनी कॉलोनी बना रखा था, जिसके कारण भारत भी इस वॉर के अंदर ना चाहते हुए भी खींचा चला गया। और यही आपके एग्जाम में आने वाला पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। सबसे पहला इंपैक्ट यह था कि ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस के ऊपर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा दिया। हम इंडियंस इससे पहले इनकम टैक्स नहीं देते थे। ब्रिटिशर्स ने कहा अब आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। हमने पूछा क्यों? बोले हम वॉर लड़ रहे हैं, इस वॉर को लड़ने के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें गोला खरीदना, बारूद खरीदना, हथियार खरीदना है। मैंने कहा मैं क्यों पैसा दूं, ये हमारी जेब से पैसा क्यों जाए, वॉर आपकी है, आप पैसा दीजिए। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में आपकी बहन की शादी हो, पैसे मेरी जेब से जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमसे इनकम टैक्स वसूला। साथ ही साथ हमारे बजट का बहुत सारा हिस्सा डिफेंस के ऊपर खर्चा करने लग गए। याद रहे उस टाइम पे भारत के ऊपर बहुत सारी गरीबी थी, भूखमरी थी, बीमारियां थी, लोग अनपढ़ थे। तो जिन पैसों का इन सब जगहों इस्तेमाल किया जा सकता था, ब्रिटिशर्स ने वो पैसे का इस्तेमाल हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर किया। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स भारत में उगने वाले फूड मटेरियल्स को वहां पर भेजने लग गए थे जहां पे सोल्जर्स मौजूद थे। इससे क्या हुआ, भारत के अंदर सारे फूड मटेरियल की शॉर्टेज हो गई और बचे कुछ फूड मटेरियल के दाम बढ़ गए, जिससे हमारे वहां फूड ग्रेन्स के दाम इंक्रीज हो गए। यही नहीं, ब्रिटिशर्स हम इंडियंस को फोर्सफुली रिक्रूट कर रहे थे इनके बिहाफ में वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने के लिए। यहां पे आपके सामने एक आइकॉनिक फोटो है उन सोल्जर्स की जो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने गए थे भारत से। इनफैक्ट दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट उन्हीं सोल्जर्स की याद में बनाया गया है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर अपनी शहादत दी थी। इन सब चीजों के बीच में एंट्री होती है गांधी जी की, जो कि पूरे 21 साल बाद 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। दरअसल गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे पहले, उसके बाद वो वहां से गए साउथ अफ्रीका, जहां पे उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस करी, यानी कि वो वहां नौकरी करते थे। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में नौकरी कर रहे थे, 21 साल उन्होंने वहां प्रैक्टिस करी, वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा। उन्होंने देखा वहां पे ब्रिटिशर्स किस तरीके से गोरे और ब्लैक्स के बीच में डिफरेंस किया करते थे। ब्रिटिशर्स इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन करते थे कि पार्क में मौजूद बेंचेस पे लिखा रहता था रिजर्व फॉर व्हाइट्स ओनली। तो गांधी जी ये सब कुछ वहां पे फेस करके आ चुके थे। तो जब गांधी जी इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया में भी बहुत बुरे हाल है। ब्रिटिशर्स ना केवल हम इंडियंस को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। गांधी जी ने कहा इसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, और गांधी जी ने आवाज उठाने का तरीका निकाला सत्याग्रह। अब आप पूछेंगे सर सत्याग्रह क्या होता है? दरअसल गांधी जी का कहना था कि अगर आप सच्चाई के लिए आवाज लगाते हो तो आप बिना वॉयलेंस का इस्तेमाल करे भी अपनी बातें मनवा सकते हो, और इसी को कहा जाता है सत्याग्रह।
लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम थी कि 21 साल बाद एकदम से एक व्यक्ति भारत आता है और वो कहता है कि चलो हम सब एक हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लगते हैं। कैसे कैसे हम उन पर भरोसा करते हैं? हम तो उनको जानते तक नहीं थे। और यह बात गांधी जी भी जानते थे। तो गांधी जी ने पहले अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक होना होगा, गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने से पहले छोटे छोटे रीजनल सत्याग्रह किए, जिसका सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 में चंपारण बिहार से किया। दरअसल चंपारण बिहार में ब्रिटिशर्स जो थे वो वहां के किसानों से जबरदस्ती इंडिगो उगवा रहे थे। अब आपके दिमाग में दो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, एक कि सर ब्रिटिशर्स को इंडिगो क्यों चाहिए, और दूसरा हमारा किसान इंडिगो खाने में इतने नखरे क्यों कर रहा है। आप सभी को यह बात पता होगी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन के शहर लिवरपूल और मैनचेस्टर से हुई थी। वहां पे वो दुनिया से अपना रॉ कॉटन लेकर जाते थे और वहां की मशीनों में, वहां की फैक्ट्रीज में, वहां की इंडस्ट्रीज में उस कॉटन से कपड़े बनाए जाते थे। लेकिन उन कपड़ों को रंगने के लिए, उनको कलर करने के लिए इंडिगो लगता था। अब आप बोलोगे सर फैक्ट्री अगर ब्रिटेन में है तो ये लोग ब्रिटेन में ही इंडिगो क्यों नहीं उगाते? दरअसल इंडिगो की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जिस जमीन पर इंडिगो उगाया जाता था उस जमीन को इंडिगो बहुत ज्यादा उसकी फर्टिलिटी को निचोड़ देता था, और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन की मिट्टी की फर्टिलिटी डिक्रीज हो। इसलिए भारतीयों को फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो उगाओ। हमारे किसान इंडिगो उगाते अगर तो उनके खेत की फर्टिलिटी कम हो जाती, साथ ही साथ ये लोग उनको इतने पैसे भी नहीं दे रहे थे जितना इनके खेत को नुकसान होने वाला था। गांधी जी गए, गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगा ब्रिटिशर्स के सामने। और यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि 1917 में चंपारण बिहार में। गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह अगले साल यानी कि 1918 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया था। दरअसल यहां के जो किसान थे वो प्लेग नाम की एक बीमारी से परेशान थे। एक बैक्टीरियल इंफेक्शन फैल गया था जिससे बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी थी। ब्रिटिशर्स लोगों को दवाई देने की जगह, उनकी मदद करने की जगह इन किसानों से और टैक्स वसूल रहे थे। गांधी जी यहां गए और गांधी जी ने यहां के लोगों की भी प्रॉब्लम सुनी और उनसे कहा तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगा। और यह गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था जो 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में किया था। तीसरा और अंतिम सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 में ही किया था और यह वाला सत्याग्रह था अहमदाबाद के में। अहमदाबाद में कॉटन मिल्स थी। इन कॉटन मिल्स में जो काम करने वाले वर्कर्स थे उनकी कुछ डिमांड थी, उनकी कुछ शिकायतें थी। शिकायतें ये थी कि जो इनके मालिक है वो इनसे काम ज्यादा करवाते हैं, पगार कम देते हैं, साथ ही साथ वर्किंग कंडीशन भी इनह्यूमेन है। साफ पीने का पानी नहीं होता था, सेफ्टी गियर्स नहीं होते थे। गांधी जी ने इनकी बात सुनी और इनसे कहा मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगा ब्रिटिशर्स के सामने। और यह गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह था। अब गांधी जी 3 छोटे छोटे सत्याग्रह कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेकर आए थे जिसका नाम था रोलेट एक्ट। लेकिन उस रोलेट एक्ट को समझने से पहले आपकी एग्जाम में इस चैप्टर से एक मैप आ जाता है दोस्तों, जिसमें वो आपसे क्या कहेगा, वो आपसे कहेगा कि गांधी जी ने जो तीनों सत्याग्रह किए थे इन सत्याग्रह को आपको मैप पे प्लॉट करना है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें 2 चीजें याद रखनी है। पहली कि गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया और किसके लिए किया। मैंने आप लोग को बता दिया है, यहां पे बोला गया है मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। यहां पे इन्होंने कहीं भी चंपारण बिहार का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कह दिया इंडिगो प्लांटर्स के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह कहां किया था। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। वो आपसे यह भी पूछ सकता है कि इंडिगो प्लांटर्स के लिए सत्याग्रह कहां किया था, या फिर वो यह भी पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह को प्लॉट करिए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यह है भारत का बिहार स्टेट और यहां पर आपको देखने को मिलेगा चंपारण। यहां पर गांधी जी ने इंडिगो सत्याग्रह किया था। अगला पीजेंट सत्याग्रह गांधी जी ने कहां किया था। चाहे पीजेंट सत्याग्रह हो चाहे कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह हो, ये दोनों की दोनों गुजरात के अंदर किए गए थे। पहले हम बात कर लेते हैं पीजेंट सत्याग्रह की। दोस्तों पीजेंट सत्याग्रह यहां पर आपको प्लॉट करके आना है। और अगर अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करें यानी कॉटन मिल वर्कर्स वाले सत्याग्रह की बात करें तो वो इससे ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट साइड यानी कि यहां पर आपको प्लॉट करके आना है। तो गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह किए, कहां किए, क्यों किए, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको प्लॉट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम आगे। एक तरफ गांधी जी एक के बाद एक सत्याग्रह करते जा रहे थे, वहीं ब्रिटिशर्स दूसरी तरफ एक काला कानून लेकर आए थे जिसका नाम था रोलेट एक्ट। ब्रिटिशर्स ने अपनी ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रोलेट एक्ट को पास करा दिया था। अब आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन फिर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन ये कि सर ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये क्या है,
और दूसरा रोलेट एक्ट क्या है। जैसे आज भारत में एक पार्लियामेंट है जिसमें हमारे नेता बैठते हैं, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि भारत देश के लिए क्या करना चाहिए, वहां पे वो पॉलिसीज बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वैसे उस टाइम पे भी एक ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी भारत में। वो भारत में थी, भारत के लोगों के लिए थी, लेकिन उसके अंदर सारे गोरे बैठते थे, यानी ब्रिटिशर्स बैठते थे। इस ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट को पास किया। इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिशर्स को एब्सोल्यूट पावर मिलती थी कि वो किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। अगर आज आप कोई क्राइम करते हो तो पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाते हैं और उनको बहुत जल्द, कुछ घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने आपको प्रस्तुत करना होता है। फिर कोर्ट में जो जज साहब होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप गिल्टी हो कि नहीं हो। अगर आप गिल्टी होते हो तो सजा मिलती है, नहीं होते हो तो आपको बरी किया जाता है। पुलिस वाले आपको ज्यादा देर तक जेल में नहीं बिठा सकते जब तक आपको मजिस्ट्रेट के सामने ना रखा जा सके। लेकिन इस कानून के अंतर्गत ब्रिटिशर्स किसी को भी जेल में डाल सकते थे 2 साल के लिए, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी मजिस्ट्रेट, विदाउट एनी जज, विदाउट एनी हियरिंग। और यह पता था कि यह काला कानून है। इस कानून के साथ ब्रिटिशर्स हम भारतीयों को दबाना चाहते थे। उनको, हमें पता था कि ये अब किसी को भी उठा के जेल में डाल देंगे, जिस पे इनको शक होगा जेल में डाल देंगे, जो इनके खिलाफ जाएगा उसको उठा के जेल में डाल देंगे। और भारत के कोने कोने से लोगों को पता था कि यह बहुत ही ज्यादा काला कानून है। और गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि छोटे छोटे नेशन वाइड सत्याग्रह से निकल के अब एक बड़े नेशनल सत्याग्रह पे जाएं। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया। इससे पहले तक गांधी जी रीजनल सत्याग्रह कर रहे थे, छोटे छोटे ग्रुप्स को अपने साथ जोड़ रहे थे, अलग अलग स्टेट में ट्रेवल कर रहे थे, ताकि लोगों को अपना विजन बता सके कि मैं गांधी जी, मैं आपको आजादी दिलाने में मदद करूंगा। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक नेशन वाइड सत्याग्रह की कॉल करी। पहले ब्रिटिशर्स को लगा था कि गांधी जी के कहने पे कौन ही आ जाएगा, लेकिन देखते ही देखते गलियों से, चौराहों से, कोने कोने से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह देख के ब्रिटिशर्स पैनिक कर गए और ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अब ये जो पॉपुलर अपराइजिंग हो रही है इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये भीड़ वायलेंट हो जाएगी। और ब्रिटिशर्स ने गांधी जी और उनके सारे सपोर्टर्स का दिल्ली एंटर करने पर बैन लगा दिया। इनको यह पता था कि अगर गांधी जी दिल्ली आ गए अपने सपोर्टर्स के साथ तो फिर इनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पंजाब से 2 नेशनलिस्ट लीडर, एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल जी को 10 अप्रैल को 1919 को रोलेट एक्ट के अंतर्गत ही अरेस्ट कर लिया गया। हम सबको पता था कि अब ये 2 नेशनलिस्ट लीडर, इनका सिर्फ इतना कसूर था कि देश की आजादी के लिए आवाज उठाते थे, और इनको रोलेट एक्ट के अंतर्गत अगर अरेस्ट किया गया है, इसका मतलब अब ये 2 साल तक विदाउट एनी ट्रायल जेल के अंदर रहने वाले। इस बात से हैरान परेशान पंजाब के लोग अमृतसर में एक पार्क है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, वहां पे 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए। यह पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला था, जहां पे लोग सारे इकट्ठा हो रखे थे यह डिस्कस करने के लिए कि हमारे 2 नेशनलिस्ट लीडर अरेस्ट कर लिए गए, अब हमें क्या करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, बैसाखी का फेस्टिवल आने वाला था, स्कूलों की छुट्टी थी, बच्चे उस पार्क के अंदर खेल रहे थे। उस पार्क के अंदर बड़े बुजुर्ग, महिला, पुरुष सब थे। लेकिन तभी जनरल डायर उस पार्क के गेट पर आता है और उस पार्क के एकलौते गेट जिससे एंट्री एग्जिट दोनों होती थी, वहां पे खड़े होकर अपने ट्रूप से कहता है ओपन फायर कर दो। 15 मिनट तक लगातार गोली चलाई गई। इस गोलीकांड के अंदर 1000 भारतीयों की डेथ हो गई। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर वहां पे कुआं था उसके अंदर कूद गई, लेकिन सफोकेशन के कारण उनकी डेथ हो गई। आज भी उस पार्क की दीवारों पे उन कारतूसों के निशान है जिसे जनरल डायर ने चलवाया था। इतिहास के पन्नों में से जलियांवाला बाग कांड कहा गया। इस जलियांवाला बाग कांड की खबर देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई, और जैसे ही खबर पूरे देश में फैल गई, स्ट्राइक्स, क्लैशेस, पुलिस के ऊपर हमला, यह सब होने लग गया। कायदे से ब्रिटिशर्स को माफी मांगनी चाहिए थी उनकी एक कायराना हरकत के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने माफी मांगने की जगह सारे सत्याग्रही को और ह्यूमिलिएट करना चाहा। हर सत्याग्रही जो सड़क पे निकलता था उससे बोलते थे कि रुको, जमीन पे क्रॉल करो, जमीन को लिक करो, जमीन को चाटो, और कोई ब्रिटिश ऑफिसर दिखे तो उसे सलाम ठोको। एक तरफ तो हमारे लोगों को मार रहे थे, मास जेनोसाइड कर रहे थे, और माफी मांगने की जगह हमें ह्यूमिलिएट कर रहे थे।
उस टाइम के भारत के प्रोमिनेंट लोग जैसे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल ब्रिटिशर्स के मुंह पे मार दिया। बोले जाओ, तुम्हारा टाइटल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारा अवार्ड हमें। तुम मेरे लोगों को मारोगे, माफी मांगने की जगह उनको ह्यूमिलिएट करोगे और उम्मीद करोगे कि मैं तुम्हारे अवार्ड को अपने सीने से लगा के रखूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो अवार्ड वापस कर दिया। अब यहां पे हो सकता है आपका एक प्रश्न हो कि सर नाइटहुड क्या होता है। दरअसल ब्रिटिश सरकार उन लोगों को नाइटहुड के अवार्ड से सम्मानित करती थी जिन्होंने लिटरेचर की फील्ड में कुछ बड़ा योगदान, बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रखा हो। और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग किया। यहां पर मैं एक पॉज लेके आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। जलियांवाला बाग में जो हुआ उसका दर्द हर एक भारतीय के दिल में था। हर एक भारतीय चाहता था इसका बदला लेना, और आखिरकार यह बदला लिया गया जब 13 मार्च 1940 को, यानी कि जलियांवाला बाग कांड के पूरे 21 साल बाद, ये सरदार उधम सिंह जी लंदन गए और इन्होंने जनरल डायर की गोली मार के हत्या कर दी। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता दूं कि ये वो जनरल डायर नहीं है जिन्होंने गोली चलाई थी। ये भी एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो जनरल डायर जिन्होंने गोली चलाई थी उनके एक्शंस को सपोर्ट करते थे। तो जिन्होंने गोली चलाई थी उनकी स्पेलिंग में डब्ल्यू नहीं आता है, और ये वो हैं जिन्होंने उनके एक्शंस को सपोर्ट किया था जिन्होंने गोली चलवाई थी। यह आपका, यह मेरा, हर एक भारतीय का यह एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद रखें, उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखें, उनके सैक्रिफाइस को याद रखें। खैर, अब यहां पर आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन ये जो है वो आपका 2023 का एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में भी आया था सीबीएसई के। इसमें यहां पे बोला जा रहा है कि व्हाट वाज द एक्ट ऑफ 1919 परसीव्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज बाय इंडियंस। आपको जवाब देना है कि जो ये एक्ट ऑफ 1919 था, ये रोलेट एक्ट ऑफ 1919 था, इसको इंडियंस की लिबर्टी को, इंडियंस के राइट्स के ऊपर किस तरीके से देखा गया। अब अगर मैं इसका सही जवाब बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी। इट वॉज कंसिडर्ड एज सिवियरली कर्टेलिंग द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। कर्टेलिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बंद कर देती हो, जब किसी चीज को आप रोक देते हो। तो यह हम भारतीयों की पर्सनल लिबर्टी, हमारी पर्सनल आजादी को रोकने का ब्रिटिशर्स का एक आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स का ये एक प्रयास था। खैर, अगला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण खेड़ा। मैंने आपको बताया था गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह करने से पहले कुछ रीजनल सत्याग्रह किए थे। उनमें से एक सत्याग्रह चंपारण में किया था और एक सत्याग्रह खेड़ा में किया था। आपको बताना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, दे एम टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। देखिए, गांधी जी के सारे सत्याग्रह नॉन वायलेंस और ट्रुथ को ही सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्होंने पूछा है चंपारण और खेड़ा के पर्टिकुलर की बात हो रही है। दे फोकस्ड ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म। गांधी जी के तीनों सत्याग्रह में से कहीं भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही थी, तो हमें इसको हटाना होगा। दे एम टू एबॉलिश कास्ट सिस्टम। तीनों सत्याग्रह में कास्ट सिस्टम की कहीं बात नहीं थी, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान से देखें तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो वो इंडिगो प्लांटर्स के लिए थी, यानी किसानों के लिए थी, और खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों के लिए थी जो कि प्लेग से परेशान थे। तो दोनों की दोनों सत्याग्रह जो थे वो फार्मर्स के लिए थे, इसलिए इसका सही जवाब है डी। आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर आपका सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है जो कि 2023 में आया था। सीबीएसई हर साल एक सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करती है, और 2023 के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर यह क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है, जिसमें आपके सामने अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिसको आपको क्रोनोलॉजी में जमाना होता है, यानी जो चीजें पहले हुई होती है उनको पहले, जो बाद में हुई होती है उनको बाद में जमाना होता है। आइए इसको देखते हैं। जनरल डायल ओपन फायर्ड ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन क्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। ठीक है, ये हमें मालूम है कब हुआ था। इसकी डेट है 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर। Forced recruitment carried out by British government and the economic hardship faced by the people during the First World War.
फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड वॉर के पहले या वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उसकी शुरुआत की बात हो रही होगी। और अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ये 1914 से 1918 के बीच में चला था। तो इसके पहले या इसके शुरुआती समय की बात हो रही होगी कि इंडियंस को जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था। द डिफीट ऑफ ओटोमन एम्पायर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ओटोमन एम्पायर हार गया है वर्ल्ड वॉर वन, तो हारेगा तो 1918 के बाद ही ना। तो यहां पर ये वाला जो होगा ये 1918 के बाद आने वाला है, ये 1918 के बाद आएगा। और लास्ट क्या है, गांधी जी लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रूलेट एक्ट। ये गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 में किया था। अब इसमें अगर आप देखें सबसे पहले क्या हुआ था, हो सकता है आप लोगों को यह डेट ना याद हो सकता है आप लोगों को यह डेट ना याद हो, लेकिन आप इतना तो देख सकते हो कि भाई ये 1919 है, ये 1919 है, ये 1918 के बाद की बात है और ये 1914 से पहले की बात है। तो सबसे पहले सेकंड वाला इवेंट हुआ था। सेकंड सबसे पहले कहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों बी है। यानी कि क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस में आपको सारे इवेंट्स की सारी डेट्स याद होना जरूरी नहीं है। अगर एक आधा की भी डेट याद है ना तो काम हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। यह क्वेश्चन 2015 में आया है। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 वाले में आया था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंडियंस के ऊपर कई इंपैक्ट आए। जैसे पहला इंपैक्ट यह था कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा। दूसरा था कि हमारा बजट का बहुत सारा पैसा डिफेंस के ऊपर खर्चा करा गया। तीसरा, फूड ग्रेन्स को बाहर एक्सपोर्ट किया गया, जिससे इंडिया में फूड ग्रेन्स की कमी हो गई और हमारे वहां फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ गए। और चौथा, इंडियंस को फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था। ये सारी चीजें आप लोग को यहां मिल जाएंगी, आप लोग को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसा शुरुआत में बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडब्ल्यू के ऐप का लिंक है, आप उस पर टैप करके ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम सर स्क्रीनशॉट लेते और आपका थोपड़ा भी आ जाता उसमें। यार कैसी बातें कर रहे हो यार, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा पीडीएफ में, घबराओ मत दोस्तों। अगले बात चले आते हैं। मेंशन द व्यूज ऑफ महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह। ये 2022 के टर्म 2 में आया था। गांधी जी का सत्याग्रह को लेके क्या व्यूज थे। गांधी जी के सत्याग्रह को लेके 2 व्यूज थे। पहला व्यू यहां पे ये लिखा हुआ है कि गांधी जी का मानना था कि अगर आप ट्रुथ के लिए आवाज उठाते हो तो नॉन वायलेंस और ट्रुथ, उनका कहना था कि सत्याग्रह के 2 पिलर होंगे, एक होगा नॉन वायलेंस और एक होगा ट्रुथ। ये गांधी जी शुरुआत से सपोर्ट करते थे कि सत्याग्रह के 2 पिलर होंगे, एक होगा नॉन वायलेंस और एक होगा ट्रुथ। और दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्रही बिना अग्रेसिव हुए, बिना वायलेंस का इस्तेमाल किए भी अपनी बात को मनवा सकता है। उस टाइम पे लोगों को लगता था कि अगर आपको किसी को अपने देश से भगाना है, किसी से अपनी बात मनवानी है, तो जंग ही एक लौता सॉल्यूशन है। लेकिन गांधी जी ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। खैर, व्हाट वाज रोलेट एक्ट, हाउ डिड इट अफेक्ट द नेशनल मूवमेंट। रोलेट एक्ट क्या था और उसने नेशनल मूवमेंट को कैसे अफेक्ट किया। तो सबसे पहली बात, रोलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो रोलेट एक्ट एक ऑपरेसिव एक्ट था। एक ऐसा एक्ट था जिससे ब्रिटिशर्स हमें दबाना चाहते थे, जिसने ब्रिटिशर्स ने अपने ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास कराया था। और इस रोलेट एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिशर्स किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। दिस इज रोलेट एक्ट फॉर यू। अब वो कह रहा है कि रोलेट एक्ट का हम इंडियंस के ऊपर क्या असर पड़ा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये बता रहा है कि इंडियंस पे क्या असर पड़ा, और दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या असर पड़ा। जैसे यहां पे बताया गया, रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। भारत के कोने कोने में रैलीज बनाई गई। बहुत सारे वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, जैसे रेलवे के वर्कर स्ट्राइक पे चले गए थे। इसके अलावा बताया गया है कि शॉप्स वगैरह बंद कर दी गई थी इस रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में। अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेस द नेशनलिस्ट। As a result, local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. तो ब्रिटिशर्स ने जो लोग रैली कर रहे थे, जो लोग हड़ताल पे जा रहे थे, जिन लोगों ने दुकानें बंद करी थी, ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट करना चालू किया। साथ ही साथ गांधी जी को दिल्ली एंटर करने से
बैन कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो ये वाले इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को शुरुआत में मैंने एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी थी कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर दो कंट्रीज थी, एक तरफ थी एलाइड पावर्स और एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स। और मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल पावर्स को बाद में ओटोमन एम्पायर ने ज्वाइन कर लिया था। अब हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर वन ये वाली टीम हार गई। जब ये वाली टीम वर्ल्ड वॉर वन हार गई तो पूरे दुनिया के जो मुसलमान थे उनको इस बात का डर था कि अब ओटोमन एम्पायर के जो लीडर हैं उनके साथ हार्मफुल पीस ट्रीटी थोप दी जाएगी और उनको हो सकता है जेल में डाल दिया जाए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर पूरी दुनिया के मुसलमान ओटोमन एम्पायर के लीडर के जेल पर जाने में क्यों इतना डर रहे हैं? दरअसल बच्चों, इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट समझो। ओटोमन एम्पायर के जो लीडर होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था, और ये जो खलीफा होते थे ना केवल ये ओटोमन एम्पायर के लीडर हुआ करते थे, साथ ही साथ ये मुस्लिम वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर भी हुआ करते थे। ऐसा माना जाता था कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब जो हैं वो इनके एंसेस्टर हैं, यानी खलीफा जो होते थे ऐसा माना जाता था प्रॉफेट मोहम्मद के स्वयं रिश्तेदार हैं। तो इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमान इनकी बड़ी इज्जत करते थे। तो जब वर्ल्ड वॉर वन सेंट्रल पावर हार गई, यानी कि ओटोमन एम्पायर हार गया, तो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स को यह डर था कि हमारे खलीफा, हमारे स्पिरिचुअल लीडर को हो सकता है जेल में डाल दिया जाए, उनके ऊपर हार्मफुल पीस ट्रीटी थोपी जाए। इससे पहले गांधी जी के जो भी नेशन वाइड सत्याग्रह हो, ये सारे के सारे इसलिए भी सक्सेस नहीं हो पा रहे थे कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी नहीं थी, और यहां गांधी जी को लग रहा था कि हम मुस्लिम्स को एक कर सकते हैं, जिसके लिए गांधी जी ने इस चीज का फायदा उठाया। और गांधी जी ने कहा कि ठीक है, यह एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने की। जिसके बाद गांधी जी ने एक खिलाफत कमेटी बनाई बॉम्बे के अंदर। इस खिलाफत कमेटी के अंदर मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी जी थे गांधी जी के अलावा। बॉम्बे के अंदर बनाई गई इस खिलाफत कमेटी में यह डिसाइड किया गया कि हम ब्रिटिशर्स से बोलेंगे कि माना ओटोमन एम्पायर वॉर हार गया है, लेकिन खलीफा को जेल में ना डाला जाए, उनके ऊपर हार्मफुल पीस ट्रीटी ना थोपी जाए। यह गांधी जी का एक तरीका था हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने का। यह गांधी जी का एक तरीका था कि मुस्लिम्स को भी यह बताने का कि तुम्हारे दुश्मन और हमारे दुश्मन एक हैं, हम भी इनको देश से भगाना चाहते हैं और तुम्हारे भी ये दुश्मन है, क्योंकि तुम्हारे खलीफा को भी इन्होंने हो सकता है कि इनके ऊपर हार्मफुल पीस ट्रीटी थोप दे या उनको जेल में डाल दे। तो गांधी जी ने इसके लिए खिलाफत मूवमेंट चलाने की बात करी। अब गांधी जी की बात है कि खिलाफत कमेटी बनाएंगे, लेकिन आपको अब गांधी जी का पर्सपेक्टिव समझना होगा। गांधी जी के दिमाग में एक नया आइडिया था। आइडिया यह था कि मैं एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च करूंगा जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए कुछ कुछ हो। मैंने कहा कौन सा मूवमेंट होगा वो? तो गांधी जी ने कहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा वो। मैंने कहा इसमें हिंदुओं के लिए क्या होगा? बोले स्वराज। हम हिंदुओं को बोलेंगे कि आपको देश से आपके देश को आजादी मिलवा देंगे हम। मैंने कहा मुस्लिम्स के लिए क्या होगा? बोले खिलाफत। हम उनको बोलेंगे कि अगर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो ब्रिटिशर्स को हम फोर्स करेंगे कि खलीफा के ऊपर हार्मफुल पीस ट्रीटी ना थोपी जाए। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने दोनों चीजों की डिमांड करी थी, स्वराज एज वेल एज खिलाफत। लेकिन ये गांधी जी जो अब ये नया प्लान लेकर आए हैं, ये अपने सपोर्टर्स को, कांग्रेस को, देशवासियों को कैसे बताएं? इसके लिए कांग्रेस क्या करती थी, समय समय पर सेशंस किया करते थे। देश के अलग अलग हिस्से में सेशन होते थे। कभी मद्रास में होता था, कभी कलकत्ता में होता था, कभी बॉम्बे में होता था, तो कभी लाहौर में होता था। ये कांग्रेस के सेशंस जब अलग अलग जगह जाते थे, जब आपके शहर में कांग्रेस का एक सेशन हो रहा होता था, तो आपको पता चलता था कि व्हाट इज कांग्रेस, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। कांग्रेस देश को आजादी दिलाना चाहती है। अरे आजादी तो मैं भी चाहता हूं, तो मुझे भी कांग्रेस के साथ जुड़ जाना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस देश के अलग अलग कोने में सेशन किया करती थी। गांधी जी ने सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास कराया कैलकाटा सेशन में, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। यहां पे सबसे पहले गांधी जी ने इस सेशन के अंदर, कैलकाटा सेशन के अंदर, गांधी जी ने डिसाइड किया और अपने फॉलोअर्स को बताया कि मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि अब हम एक नया मूवमेंट लॉन्च करेंगे, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें हिंदुओं के लिए स्वराज होगा और मुस्लिम्स के लिए खिलाफत होगा।
वहां पे इसके ऊपर डिस्कशन किया गया जी, पहली बार था जब इस चीज को सबके सामने रखा गया। लेकिन इसको अगर इसको एडॉप्ट करने की बात आए तो वो नागपुर सेशन में हुआ था, जो कि 2 महीने बाद, सितंबर के 2 महीने बाद, यानी कि दिसंबर 1920 में हुआ था। अब आप बोलेंगे सर पास और एडॉप्ट में डिफरेंस क्या है? पास में इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए। लेकिन जब आप एडॉप्ट कर लेते हो तो वो ऑन पेपर हो जाता है, फिर आप उसके ऊपर एक्शन लेना चालू कर देते हो। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पास करवाया था कैलकाटा सेशन में, लेकिन इसको एडॉप्ट नागपुर सेशन में किया गया था। आपको अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं गांधी जी का बहुत अच्छा दोस्त था उस टाइम पे, तो मैंने गांधी जी से पूछ लिया कि गांधी जी हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करेंगे। थोड़ी सी साड़ी मेरी ग्लैमरस हो गई है, तो इस बात को आप थोड़ा सा एक्सक्यूज करिएगा। तो मैंने गांधी जी से पूछा, गांधी जी आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करोगे। तो गांधी जी का जवाब था कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर जितने भी टाइटल्स, ऑनर्स, पोस्ट, अवार्ड्स आपको ब्रिटिशर्स ने दिए हैं, आप इसको वापस कर दें। आपको याद रहे कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले ही अपना टाइटल, नाइटहुड का टाइटल वापस कर चुके थे, और अब यह गांधी जी की आम पब्लिक से, बाकी भारतीयों से अपील थी। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि हमें सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट करना है, हमें आर्मी, पुलिस, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज सबका बॉयकॉट करना है। अगर आप ब्रिटिश स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हो मत जाओ, अगर आप किसी ब्रिटिश स्कूल कॉलेज में टीचर हो, नौकरी करते हो, छोड़ दो। अब आपकी तो आंखें चमक गई होंगी, यस क्या सही वक्त था वो, काश हम उस टाइम पे होते, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता और मम्मी बोलती क्यों, तुम्हें बोलता गांधी जी की जय हो। उसके अलावा गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश गुड्स का आप लोगों को बॉयकॉट करना होगा, ब्रिटिश गुड्स का इस्तेमाल करना बंद करो, उसकी जगह स्वदेशी गुड्स का इस्तेमाल करो। ब्रिटेन से जो कॉटन की शर्ट्स बन के आ रही हैं, माना ये सस्ती पड़ रही है, लेकिन इनको मत खरीदो, इनकी जगह खादी के कपड़े पहनो, भारतीय चीजों का इस्तेमाल करो। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खिलाफ ब्रिटिशर्स गए और उन्होंने लोगों को उठाना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया, हमें सप्रेस करना शुरू किया, तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। अब यह बात अगर और मगर की थी कि अगर ब्रिटिशर्स ये करेंगे तो मैं ये करूंगा, तो पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च तो हो जाए, देखें ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने भी नहीं पूछा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होगा, मैंने कहा तब की तब देखेंगे। लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने गांधी जी से कह दिया मस्त प्लान है, यह आइडिया कहां से आया आपके। गांधी जी गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा यार तुम मुझे अपना कैसा दोस्त बोलते हो। मैंने कहा क्या हो गया सर। बोले मैंने किताब लिखी है हिंद स्वराज, और ये किताब मैंने 1909 में लिख दी थी, और उस किताब में मैंने लिखा था कि ब्रिटिश रूल भारत के अंदर कोलैप्स कर जाएगा अगर हम भारतीय ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेशन करना बंद कर दें। ये भारत में सिर्फ इसीलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। अब आप बोलोगे सर गांधी जी गुस्सा क्यों हो गए आपसे। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस इंफॉर्मेशन को बताने का रीजन ये था कि हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि हिंद स्वराज के ऑथर कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को इसीलिए पता होने चाहिए। हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि हिंद स्वराज एक किताब है गांधी जी द्वारा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका जवाब देना है क्योंकि इस किताब में गांधी जी ने पहली बार नॉन कोऑपरेशन का जिक्र किया था, और यहां से गांधी जी ने इंस्पिरेशन दी थी बाकी भारतीयों को। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें दोस्तों, तो भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाया जितने अच्छे तरीके से चलना चाहिए था। दरअसल गांधी जी बोलते कुछ थे, लेकिन वो गांव तक जाते जाते, रूरल एरिया तक जाते जाते वो चीज अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट की जाती थी। गांधी जी के मैसेज को अलग तरीके से गांव तक भेजा जाता था। और इसी को समझाने के लिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल है आपका अवध से। आप बोलोगे सर अवध कहां है, बहुत सुना है अवध, बैटल ऑफ अवध भी हमने सुना है, लेकिन अवध है कहां भारत में। आज जहां पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, उस पहले हिस्टोरिकल उस इलाके को अवध कहा जाता था। तो अवध के एक सन्यासी थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जी एक इंडेंचर्ड लेबर थे जिनको फीजी भेजा गया था। अब आपके फिर 2 क्वेश्चन है, सर 2 हेवी वर्ड बोले आपने, मैंने कहा कौन सा। पहला इंडेंचर्ड लेबर,
बाप रे, ऐसा डेंट पड़ा ना इस इंडेंचर्ड लेबर से हमारे दिमाग पे, बताओ क्या मतलब है इसका। और दूसरी बात, फीजी कहां है? तो दोस्तों, इंडेंचर्ड लेबर्स उनको कहा जाता था जो ब्रिटिशर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते थे। ब्रिटिशर्स कहते थे हम आपको विदेश लेकर जाएंगे, आपको हमारे लिए वहां 5 साल काम करना पड़ेगा, हम आपको सैलरी देंगे, हम आपको लेके जाएंगे, 5 साल बाद हम आपको छोड़ भी देंगे अगर आप बोलो तो, और अगर आप चाहो तो वहां रह भी सकते हो। अब वहां रहना, वहां अच्छा डॉलर में पैसा कमाना, वहां पे आप शादी कर लो, घर बनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल असलियत बिल्कुल विपरीत होती थी। भारतीयों को इंडेंचर्ड लेबर का एग्रीमेंट साइन करा के ब्रिटिशर्स ले जाते जरूर थे, लेकिन वहां पर उनके साथ उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत इनह्यूमन होती थी। कई बार सैलरी कम दी जाती थी और कई बार उनको वापस तक नहीं आने दिया जाता था, उनको पकड़ के रखा जाता था। तो बाबा रामचंद्र जी, जो एक इंडेंचर्ड लेबर थे जिन्होंने साइन किया था, इनको भेजा गया फीजी। अब अगर आप बोले सर फीजी के वो पड़े है, तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के अगर आप ईस्ट साइड में चले जाएं तो आप लोगों को दोस्तों फीजी नाम का देश देखने को मिलेगा। तो जब ये फीजी से वापस आए तो इन्होंने देखा कि मेरे देश के लोग बड़े परेशान हैं, मेरे इलाके के अवध के लोग बड़े परेशान हैं। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि जो ताल्लुकदार हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ब्रिटिशर्स के साथ मिले रहते थे, ये अपनी जमीनें गरीबों को रेंट पे देते थे, और रेंट ये इनसे कई कई गुना ज्यादा वसूलते थे। इतना ज्यादा रेंट होता था कि वो जो किसान होता था उसके पास खुद के खर्चे के लिए कुछ बचता ही नहीं था। इसके अलावा एडिशनल फीस वसूली जाती थी हर कभी। इन ताल्लुकदार और इन लैंडलॉर्ड के घर में अगर शादी है तो पता चला उसका पैसा ये इस किसान से वसूल लेंगे। क्यों? एडिशनल फीस ब्रो। तो ये इस तरीके की हरकतें करते थे। कई बार ये अपनी जमीनों के ऊपर बेगार कराया करते थे, यानी कि लोगों से जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराया करते थे। इन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लोगों ने कहा कैसे? इन्होंने कहा गांधी जी एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किए हैं और हम भी उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्ट बनेंगे, हम भी ताल्लुकदारों लैंडलॉर्ड के साथ कोऑपरेट करना बंद कर देंगे। लोगों ने कहा कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा हम लोग नाई धोबी बांध बनाएंगे। नाई का मतलब होता है बार्बर और धोबी का मतलब होता है वॉशरमैन। इन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप ब्रिटिशर्स के, अगर आप इन बड़े लोगों के बाल काटना बंद कर दो, इनके कपड़े धोना बंद कर दो, तो ये अपने घुटनों पे आ जाएंगे। इनकी इस बात को इतना अच्छा लगा कि अक्टूबर 1920 में औध किसान सभा में स्वयं श्री जवाहरलाल नेहरू जी आए। उनको यह आइडिया इतना अच्छा लगा कि ठीक है अपन लोग औध किसान सभा सेटअप करते हैं। लेकिन देखते ही देखते रूरल एरिया के गांव के जो लोग थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और उन्होंने उन ताल्लुकदार, उन लैंडलॉर्ड्स के घर जलाना शुरू कर दिए, अटैक करना शुरू कर दिया, बाजार को लूटना चालू कर दिया। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गांधी जी को एक चीज नहीं पसंद थी, वो था वॉयलेंस। यहां वॉयलेंस हो रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम पे वॉयलेंस हो रहा था। ऐसी ही एक और कहानी आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स से आई। इस गुडेम हिल्स में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो कई जनरेशन से उन जंगलों में रहती थी, उन जंगलों की लकड़ी पे पलते थे, उस जंगल के फल फ्रूट खा के जिंदा रहते थे। लेकिन गोरों की उस पे भी नजर थी। ये कहते थे कि ये पूरा इलाका जंगल अब आपको खाली करना पड़ेगा, इस इलाके पे हमारा हक है, इस इलाके की लकड़ी पे, सब्जी पे, फल पे, हर चीज पे हमारा हक है। और इन्होंने वहां के नेटिव लोगों को उन्हीं के जंगलों से, उन्हीं के घरों से निकालने की साजिश रची। तो वहां पर एक सन्यासी थे जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू, और अलूरी सीताराम राजू ने अपने लोगों से कहा कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि गांधी जी ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया और मैं उससे इंस्पिरेशन लेकर आया हूं, और हम इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्ट बनेंगे और हम इस ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम बोलेंगे कि आप हमें हमारे जंगल से, हमारे गांव से नहीं हटा सकते हो। लोगों ने कहा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, गांधी जी ने भी कहा, आप भी कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन इनने कहा कहानी में एक छोटा सा चेंज है। गांधी जी कह रहे हैं कि वॉयलेंस मत करना, लेकिन हम वॉयलेंस करेंगे, हम तो करेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर। मैं गांधी जी की सारी बात से सहमत हूं, नॉन कॉपरेशन बढ़िया जी, ट्रूथ की बातें बढ़िया जी, लेकिन वॉयलेंस तो होगी। और ये अपने लोगों को भड़का ले गए और गुरिल्ला वॉरफेयर करने लगे।
यानी जंगलों में छुप के घात लगा के ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला किया जाता था। धीमे धीमे करके ब्रिटिशर्स अलूरी सीताराम राजू को पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा उतारू हो गए। आखिरकार 1924 में अलूरी सीताराम राजू जी को पकड़ा गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको मार दिया गया। लेकिन अलूरी सीताराम राजू जी आज भी आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स वाले इलाके में एक फोक हीरो की तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहां पर आपने देखा किस तरीके से गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉल को रूरल एरिया में अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था। ऐसी ही एक और कहानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से आई, जहां के प्लांटेशन में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगाया गया था 1859 का। इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के अंतर्गत जो भी वर्कर्स इन प्लांटेशन में काम करते थे वो अपनी विल से, अपनी मर्जी से उस प्लांटेशन को छोड़ के नहीं जा सकते थे। यानी कि एक तरीके का बॉन्डेड लेबर था। वहां पे किसी ने लोगों को बोला कि हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया है और हम उसका पार्ट बन सकते हैं। तो इन लोगों को जब ये बात पता चली कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम अपने घर जा सकते हैं, तो लोग अपने अपने खेतों को छोड़ के अपने घर के लिए निकल पड़े। हालांकि ब्रिटिशर्स ने उनको रास्ते में पकड़ा, उनको ब्रूटली मारा गया और उनको वापस से अपने प्लांटेशंस में जमा कर दिया गया। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जहां पे ये बताया गया है कि गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉल को ट्राइबल पॉपुलेशन ने, रूरल पॉपुलेशन ने गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी भी ठीक चल रहा था। गांधी जी को ये खबरें सुनने में आ रही थी, कभी अवध से आती थी, कभी आंध्र प्रदेश से आती थी, कभी प्लांटेशन से आती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसे गांधी जी इग्नोर नहीं कर पाए। और यह बात है फरवरी 1922 की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नाम का एक पुलिस स्टेशन था। शुरुआत में एक भीड़ उस चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को घेर के खड़ी हुई थी, लेकिन अचानक वो भीड़ जो थी, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉल पर आई थी सड़कों पे, वो वायलेंट हो गई और उन्होंने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले के अंदर 22 पुलिस वालों की मौत हुई। और फिर गांधी जी ने डिसाइड किया इनफ इज इनफ, और फिर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया और उन्होंने कहा कि मैं अब यह बात जानता हूं कि सत्याग्रही को पहले प्रॉपर्ली ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें कोई नया मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। तो माना गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया, कई कई जगह मिस इंटरप्रेट भी हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आपको बताना चौरी चौरा इंसिडेंट। इसके बाद गांधी जी ने कहा इनफ इज इनफ, मैं इस वायलेंस का पार्ट नहीं बनूंगा। अब गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसके कुछ फायदे भी हुए दोस्तों, और यही अगला टॉपिक है, इंपैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पहला फायदा यह हुआ कि इस मूवमेंट को मैक्सिमम एक्सटेंट मिला, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिली। इससे पहले चाहे वो रीजनल सत्याग्रह हो या नेशन वाइड सत्याग्रह हो, ऐसा कोई मूवमेंट, ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जिसमें पूरे देश की जनता सड़कों पे हो। यह एक मैक्सिमम एक्सटेंट वाला इंपैक्ट था। साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज एंड स्वदेशी इंस्टीट्यूशन। जब गांधी जी ने यह कहा कि स्कूल कॉलेजेस का बॉयकॉट करो, तो गांधी जी के इसके कॉल के बाद कई सारे स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस बन के आए, जैसे कि काशी विद्यापीठ बनाया गया। यह इंडियन एजुकेशन सिस्टम का था। गांधी जी ने कहा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का बॉयकॉट करना है, ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस का बॉयकॉट करना है। यह एक इंडियन स्कूल था, काशी विद्यापीठ। इसके अलावा एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, जामिया मिलिया, जामिया इस्लामिया भी आप कह सकते हो, जामिया इस्लामिया, यह दिल्ली के अंदर मौजूद है। यह भी एक इंडियन स्कूल था, इंडियन कॉलेज था, ताकि जो बच्चे पढ़ाई से महरूफ रह जाएं, उनके लिए यह बनाया गया था। इसके अलावा इंस्टिलिंग यूनिटी अमंग इंडियंस। याद रहे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए कुछ कुछ था। अगर हिंदुओं के लिए स्वराज था तो मुस्लिम्स के लिए खिलाफत था। तो यह पहला मूवमेंट था जब यूनिटी की बातें हो रही थी। और लास्ट, इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट।
जब गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करो, इंडियन गुड्स का इस्तेमाल करो, तो आपको पता है जो ब्रिटिश गुड इंपोर्ट किए जाते थे, यानी कि ब्रिटेन से आके भारत में बेचे जाते थे, वो दोस्तों हाफ हो गए। जहां पहले 102 103 मिलियन के गुड्स ब्रिटेन से इंडिया आते थे, वो घट के 50-52 मिलियन के रह गए। तो ये हाफ हो गया। तो जब गांधी जी ने कहा ब्रिटिश गुड्स का इस्तेमाल करना बंद करो, तो उनके गुड्स हमने मंगाना ही बंद कर दिया, आधे गुड्स होने लगे। और आप इनका इस्तेमाल नहीं करोगे तो कुछ तो इस्तेमाल करोगे। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया गया डोमेस्टिक मार्केट द्वारा, यानी स्वदेशी प्रोडक्ट की जो सेल थी वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई दोस्तों। तो ये फायदे हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछेंगे कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ट्राइबल लोगों ने कैसे समझा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ड्रॉबैक क्या थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एडवांटेज क्या थे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, मैंने आपको सब पढ़ाया। इनफैक्ट मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा आपके लिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाई डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटी, एक्सप्लेन विद रीजंस। सिटी में ग्रेजुअली यानी स्लोली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्लो डाउन हो गया? इसका रीजन है कि गांधी जी जब कहते थे कि ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करो, ब्रिटिश कपड़ों का बॉयकॉट करो और उसकी जगह खादी का इस्तेमाल करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खादी एक एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, एक एक्सपेंसिव टेक्सटाइल होता है। अगर एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि ब्रिटिश कॉटन से बनी हुई टी शर्ट अगर 100 रुपए की है, तो वही टी शर्ट खादी की 1000 रुपए की हो जाएगी, और एक आम भारतीय ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जब आप कहते हो कि ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करो, तो जो उनके ऑप्शंस होते थे वो इतने महंगे होते थे कि लोग शुरुआत में उन्होंने कोशिश करी भी, लेकिन फिर बाद में उनको वापस आना पड़ा क्योंकि उनकी पॉकेट के ऊपर बहुत डेंट पड़ रहा था। तो एक पहला पॉइंट तो ये था। दूसरी बात कि जब गांधी जी ने कहा ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स वगैरह का बॉयकॉट करो, तो फिर बच्चा पढ़े कहां, टीचर कहां नौकरी करे? आप बोलोगे कि सर स्वदेशी इंस्टीट्यूट्स बनाए तो थे, जामिया इस्लामिया या फिर काशी विद्यापीठ, लेकिन भारत के सारे कोने में तो नहीं बनाए ना। एक दिल्ली में बना दिया, काशी में बना दिया, बाकी देश का क्या? वहां के बच्चे कब तक पढ़ाई नहीं करेंगे? वहां के बच्चे, वहां के टीचर्स कब तक नौकरी पे नहीं जाएंगे? और इन्हीं कुछ रीजंस के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज में ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से आपको यह आ सकता है, जो 2012 में पूछा भी गया था कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ विड्रॉल फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मेन कॉज बताना है। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें 22 पुलिस वालों की डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से यह आएगा कि ट्राइबल पीजेंट्स ने गांधी जी के मैसेज को इंटरप्रेट गलत तरीके से किया, और आपको इस बात को समझाते हुए कुछ एग्जाम्पल के साथ इस बात को सपोर्ट करना है। इसमें आप अवध की एक कहानी लिखोगे, बाबा रामचंद्र की। तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स, वो रेंट ज्यादा लेते थे, एक्स्ट्रा फीस लेते थे, बेगार कराते थे, लोगों ने नाई धोबी बांध बनाए, लेकिन बाद में वॉयलेंट हो गए, लोगों ने लूटना शुरू कर दिया, इनके घर जलाना शुरू कर दिए। आप आंध्र प्रदेश के गुडे मिल्स की कहानी बताओगे, जहां पे लोगों को, नेटिव लोगों को उनके जंगलों से बाहर किया गया, उनसे कहा गया कि आप इस जंगल की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जिसके बाद अलूरी सीताराम राजू ने वहां के लोगों को बोला कि हम गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। फिर आप प्लांटेशंस की बात बताओगे कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के कारण लोग अपने घर नहीं जा पा रहे थे, लोगों ने कहा, गांधी जी ने कहा है कि अब आप घर जा सकते हो। ये सारी बातें आप यहां लिख के आ सकते हो। खैर, लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी के कॉल का इकोनॉमी पे तो फर्क पड़ना ही था। जैसे पहला फर्क यह था दोस्तों कि फॉरेन गुड्स जो थे वो बॉयकॉट करने के कारण फॉरेन गुड्स बॉयकॉट किए गए। ठीक है, लिकर शॉप्स पिकेट की गई। पिकेट का मतलब होता है जब आप किसी दुकान या किसी घर के गेट पर बैठ जाओ और उसको खुलने से ही रोक दो, तो इसे पिकेटेड कहते हैं। तो ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट किए गए, लिकर शॉप्स पिकेट करी गई, फॉरेन कपड़ों को जलाया गया। अब मैं आपको बता दूं, कपड़े जलाने ये कोई समझदारी का वो नहीं था भाई। अगर आप एक टी शर्ट खरीद चुके हो, ब्रिटिशर्स को पैसे दे चुके हो, अब तुम उस टी शर्ट को पहनो, उसका पोछा लगाओ, उसको जला दो, उससे उनको क्या? तो अगर आप एक ऐसी चीज जिसको खरीद के लाए हो, उसके बाद अगर आप उसको जला दोगे तो नुकसान आपका ज्यादा होगा।
लेकिन आप यहां सोचिए कि उस टाइम के लोग कितना गुस्से में थे, कितने आक्रोश में थे कि वो अपना नुकसान तक सहने को तैयार थे। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ये इंपोर्ट वगैरह भी कम हो गया, जहां पहले इंपोर्ट 102 करोड़ का होता था वो डिक्रीज होकर 57 करोड़ हो गया। इसके अलावा बॉयकॉट मूवमेंट के कारण इंडिया के खादी वर्कर्स, इंडिया की टेक्सटाइल को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि लोगों ने ये सब चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन। अगला टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन। तो दरअसल हुआ क्या, ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेकर आए थे जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ऐसे ब्रिटिशर्स एक्ट लेकर आते रहते थे। ये जो एक्ट था, इस एक्ट में कुछ ऐसी चीजें थी जिससे भारत में बड़ा बवाल हुआ। जैसे कि पहली बात यहां पे क्या लिखी गई है, लिमिटेड फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, इनकम एंड एजुकेशन। अब भारतीय इलेक्शन के अंदर वोट दे सकते थे, लेकिन सब नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर सभी को वोट देने का अधिकार मिल जाता तो उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता। लेकिन यहां पर आया गया लिमिटेड फ्रेंचाइजी, यानी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं है, सबको वोट देने का अधिकार नहीं है, लिमिटेड लोगों को वोट देने का अधिकार है। सर किसको वोट देने का अधिकार है? उनको वोट देने का अधिकार है जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनको वोट देने का अधिकार है जिनकी इनकम ज्यादा है, उनको वोट देने का अधिकार है जो पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप गरीब हो या आप अनपढ़ हो तो आपके पास वोट देने का भी अधिकार नहीं है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में अब इंडियंस जो थे वो अपकमिंग इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते थे, कॉन्टेस्ट भी कर सकते थे। पहला पॉइंट तो ये कह रहा है तुम वोट दे सकते हो, और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि तुम स्वयं नेताजी बन सकते हो, तुम खुद चुनाव लड़ सकते हो। अब इंडियंस अगर चुनाव लड़ लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जीत भी सकते हैं, क्योंकि इनको वोट तो इंडियंस ही देंगे। अब अगर ये जीत जाएंगे तो ये ब्रिटिशर्स की चोरी, इनकी चीटिंग रुकवा देंगे, और इसीलिए इन्होंने ये बात लिख दी कि आप भले जीत के आ जाओ चुनाव, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड चीजों पे आपका कोई से नहीं होगा। यानी हम अपनी चोरी, हम अपनी चीटिंग करते रहेंगे, तुम्हारे को पार्लियामेंट में बिठा जरूर देंगे, तुम्हारे सामने चीटिंग करेंगे, लेकिन तुम इन चीजों में कुछ बोलोगे नहीं। साथ ही साथ यह कहा गया कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने 10 साल बाद इंग्लैंड से एक टीम आएगी, यानी 1929 में एक टीम आएगी। यह इसका अगला पॉइंट था। अब जब ये सारी बातें हुई तो भारतीय दो धड़ में, दो पार्ट में डिवाइड हो गए। इनमें से एक पार्ट ऐसा था जो ये कहता था कि अब हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में ये कहा है कि नाउ वी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वी कैन टेक पार्ट इन इलेक्शन, तो हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं कांग्रेस का एक पार्ट ये कहता था नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, हमें पूरी आजादी चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये थोड़ी बहुत पावर के चक्कर में अपनी लड़ाई को ढीला मत पड़ने दो। तो कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप वो था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में दिए गए पावर, जिसमें कहा गया था कि अब आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हो, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहते थे। और एक ग्रुप वो था जो ये वाली चीज के लालच में ना आना चाहता था, और वो चाहता था हम लेंगे पूर्ण आजादी। तो कांग्रेस के अंदर से जो लोग चाहते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इनने कहा हम अलग हो रहे हैं, अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, हम अलग तुम अलग। कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, स्वराज पार्टी और कांग्रेस। स्वराज पार्टी वाले वो लोग थे जो कहते थे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में जो पावर मिली कि आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हो, हम इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, पावर में आएंगे और उसके बाद हम चेंज लाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, स्वराज पार्टी को बनाने वाले दो लोगों में से एक हैं मोतीलाल नेहरू और एक हैं सीआर दास। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। मतलब पिताजी कह रहे थे कि नहीं अब मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा, और बेटा कह रहा था कि मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। पिताजी ने बना ली स्वराज पार्टी, और बेटा रह गया कांग्रेस पार्टी के अंदर। देखा आप लोगों ने किस तरीके से भारतीय की यूनिटी टूट गई। इसके अलावा
एक तरफ ये सब चल रहा था भारत के अंदर, वहीं दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था। इकोनॉमिक डिप्रेशन एक ऐसा आया हुआ था जिसमें मार्केट क्रैश हो गया था, जिसमें बैंक फेल हो गए थे। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 1 के कारण बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिनके पास पैसा नहीं था अपनी कंट्री को वापस से खड़ा करने का, अपनी कंट्री को वापस से रिबिल्ड करने का। तो वॉर डेब्ट्स के कारण, रिपेरेशन के कारण, ट्रेड बैरियर्स के कारण बहुत सारी कंट्रीज परेशान हो रही थी। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, अमेरिका या यूरोपियन कंट्री, ये कंट्रीज में एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, इनके बैंक क्रैश कर गए। अब आप बोलोगे सर बैंक कैश कैसे कर सकते हैं? दरअसल दोस्तों, बैंक ने बहुत सारे लोगों को लोन दिए कि ये लीजिए लोन, आप चुका दीजिएगा, ये लीजिए लोन, आप चुका दीजिएगा। ये लोन आंखें बंद करके दिए गए, उनको भी लोन दिए गए जिनकी औकात ही नहीं थी वो वापस करने की। इससे क्या हुआ कि बैंक का बहुत सारा पैसा गया तो, लेकिन वो वापस नहीं आ पाया, जिसके कारण बैंक फेल कर गए, मार्केट क्रैश कर गया, बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी वो बंद हो गई, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। अगर एक इंसान नौकरी करता है, उसको सैलरी मिलती है, उस सैलरी से वो पैसा कमा रहा होता है, तो वो उस पैसे का अपने घर को चलाने के लिए, चीजों को खरीदने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर कंपनी बंद हो जाएगी, सैलरी नहीं होगी, तो घर कैसे चलेगा, वो कैसे कोई चीज खरीदेगा? और ये हो रहा था दुनिया में। अब आप बोलोगे कि सर दुनिया में ये सब हो रहा था, अमेरिका में हो रहा था, यूरोप में हो रहा था, हमें क्या? दरअसल हमें भी फर्क पड़ना था, क्योंकि हमारे किसान का बहुत सारा अनाज बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अब अगर अमेरिका का, यूरोप का आदमी नौकरी से जो निकाल दिया गया है, अगर उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कुछ खरीदेगा नहीं। जब वो खरीदेगा ही नहीं, तो हमारे भारत के जो किसान थे उनका एक्सपोर्ट जो था वो डिक्लाइन हो गया, वो जो बाहर बेचते थे वो बंद हो गया, वो कम हो गया, और ये हमारे किसानों के लिए परेशानी आ गई। साथ ही साथ हमारे जो किसान थे वो अपना रेवेन्यू यानी अपना टैक्स भी नहीं दे पा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को ये बात समझनी चाहिए थी कि भाई ये किसान के पास पैसा ही नहीं है, इसको उल्टा मुझे कुछ देना चाहिए, क्योंकि इसकी खुद की इनकम कम हो गई है। जो ये बहुत सारा बाहर सेल किया करता था, अब वो सेल कम होने लग गई है इसकी। तो ब्रिटिशर्स इसकी हेल्प करने की जगह इनसे लगातार रेवेन्यू की डिमांड करा करते थे। इन सब चीजों के बीच में एंट्री होती है साइमन कमीशन की। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में कहा गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन आएगी जो ये चेक करेगी कि साइमन कमीशन ने जो बनाया और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो बातें हुई हैं वो अच्छी हैं कि नहीं, इंडियंस उससे खुश है कि नहीं, इसमें कुछ चेंज करना है कि नहीं, कि इसको चलने देना है। तो 1919 में हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद टीम आनी थी, यानी 1929 में आनी थी। साइमन कमीशन एक साल पहले ही आ गई और साइमन कमीशन 1928 के अंदर इंडिया आया। अब जब साइमन कमीशन इंडिया आया, क्या काम था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को रिव्यू करने वाले थे। उसमें जो जो बातें लिखी थी वो इंडियंस उससे खुश है कि नहीं, कुछ चेंज करना है क्या, कि सब कुछ चलने देना है, ये रिव्यू करने ये इंडिया आने वाले थे। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब ये गोरे अपनी गलती थोड़ी मानेंगे, ये क्यों मानने लगे कि अरे वो 9 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में हमसे कुछ गलतियां हो गई थी, इंडियंस बिल्कुल खुश नहीं है, ये तो कह रहे हैं तुरंत छोड़ के चले जाओ देश, नहीं तो पटक पटक के मारेंगे। क्या ये अपनी रिपोर्ट में तो लिखने वाले नहीं है? हमें मालूम था कि ये आएंगे, इंडिया में घूमेंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे और अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे इंडियंस आर वेरी हैप्पी। हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में इनके ऊपर एहसान किया है ना, ये लोग इतना खुश हैं कि अपनी छाती पर हमारा टैटू बनाना चाहते हैं। हमें मालूम था ये यही लिखने वाले। तो जैसे ही ये इंडिया है, हमने साइमन गो बैक के नारे से इनका स्वागत किया। हमने कहा साइमन गो बैक, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हमें मालूम है तुम बायस रिपोर्ट बनाने वाले हो। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं कि साइमन गो बैक का जो नारा था, इसे यूसुफ मेहरअली जी ने दिया था। यूपीएससी जैसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में आपकी 9, 10, 11, 12 की ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। साइमन कमीशन इंडिया आया, हाँ आया। साइमन गो बैक का नारा दिया गया, दिया गया। किसने दिया ये बोल देगा वो। तो यूसुफ मेहरअली जी थे जिन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था।
साइमन कमीशन को मिले बैकलैश से ब्रिटिशर्स घबरा गए, थरथर कांपने लग गए। इनने कहा यार ये तो क्या हो गया, ये इंडियंस इतना गुस्सा कैसे हो रहे हैं, ये तो अच्छे रहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया। व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस में उस टाइम के जो वॉइसरॉय थे जिसका नाम था इरविन। अब आप बोलोगे सर वॉइसरॉय कौन होते हैं? भाई इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज है, और ये ब्रिटिशर्स जो हैं इनका एक राजा या एक रानी होता था जो ब्रिटेन में बैठता था। अब ये ब्रिटेन में बैठा राजा रानी भारत को चलाने के लिए, अपनी किसी भी कॉलोनी को चलाने के लिए उस कॉलोनी के ऊपर एक वॉइसरॉय बिठा देता था। वहां से राजा रानी ऑर्डर देते थे और ये वॉइसरॉय यहां पे इंप्लीमेंट करते थे। तो ये जो वॉइसरॉय हैं ये राजा रानी, ब्रिटिश राजा रानी को रिपोर्ट करते थे। क्लियर हो गया? ये उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे। तो 1929 में ब्रिटिश वॉइसरॉय थे इरविन। इनके नाम के आगे लॉर्ड लगा रहता है, लेकिन इनकी कोई ऐसी हरकतें थी नहीं जो इनको लॉर्ड कहा जाए। तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं तो लॉर्ड नहीं बोल पाऊंगा। वॉइसरॉय इरविन थे। इन्होंने भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया। हमने कहा अच्छा डोमिनियन स्टेटस, बताओ क्या करोगे इसमें? बोले देखिए, आप चाहते हो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बने? हमने कहा। बोले बनेगा। आप चाहते हो कि आपको पावर मिले? हमने कहा। बोले मिलेगी, लेकिन रहना आपको हमारे अंडर में ही रहेगा। कैसा लगा आइडिया सर? हम लोगों ने कहा भैया हो ये क्या बात हुई? बोले डोमिनियन स्टेटस सर बहुत बढ़िया स्कीम है, और एक और बात बताऊं मैं आपको, डोमिनियन स्टेटस में आपको क्या मिलेगा, आप हमको क्या दोगे, इन सबको डिस्कस करने के लिए हम ब्रिटेन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइए वहां अपन बैठेंगे, हमारे सारे मंत्री सब वही हैं, हम आपको यहां से लेकर जाएंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बिठाएंगे। डोमिनियन स्टेटस में हम आपको क्या दे रहे हैं, आपको हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, सब कुछ वहां डिस्कस करेंगे। भाई कांग्रेस ने तो साफ मना कर दिया, और दिसंबर 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस सेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने हुनकार करी और उन्होंने कहा कि भाई डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे तो लेंगे पूर्ण स्वराज, यानी पूरा स्वराज चाहिए हमें, आधी अधूरी आजादी नहीं लगेगी हमें। और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को अब हम लोग इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। अब आप अभी आपका इंडिपेंडेंस डे गया है, और आपको इसलिए याद है कि सर इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे होता है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने लाहौर कांग्रेस सेशन के अंदर इन्होंने एक तरीके का अल्टीमेटम दिया था कि दिसंबर चल रहा है, तुरंत ये देश छोड़ के चले जाओ, 26 जनवरी तक का टाइम है, ये देश छोड़ के चले जाओ, क्योंकि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे बना लेंगे। सच बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कांग्रेस के इस लाहौर सेशन को, कांग्रेस की इस डिमांड को बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिल पाया। जितना पब्लिक के सामने ये चीजें आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ पाई, जिसके कारण ये सारी चीजें फेल हो गई। तो अब क्या करें? गांधी जी ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। नहीं हो पाया, ये अटेंशन नहीं मिल पाई, लोग नहीं जुड़ पाए, लोग नहीं सड़कों पर उतर पाए, चलो मेरे पास एक आइडिया। गांधी जी ने इरविन को 11 डिमांड्स की लेटर लिखी। गांधी जी ने इरविन को 11 डिमांड्स की लेटर लिखी। उसमें गांधी जी ने कहा कि जो तुम ये अंधाधुंध टैक्स वसूलते हो बंद करो, ये जो पुलिस और आर्मी वाले हमारे लोगों को मार रहे हैं बंद करो, जो तुमने सॉल्ट बनाने के ऊपर बैन लगा रखा है बंद करो, रोलेट एक्ट जैसे कोई काला कानून है बंद करो। गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड इरविन को लिखी, और इस डिमांड के अंदर छोटी से लेके बड़ी तक सब चीजें थी। इस तरीके का लेटर डिजाइन किया गया था कि इससे गरीब, अमीर, लड़का, लड़की, हिंदू, मुस्लिम सब एक हो सके। तो इस 11 डिमांड के अंदर गांधी जी ने इरविन से कहा कि भाई ये मेरी 11 डिमांड है, ये वाइड रेंजिंग डिमांड है, सबके लिए है, तुम्हें ये डिमांड पूरी करनी है, और मैं तुमको अल्टीमेटम दे रहा हूं कि अगर तुमने मेरी डिमांड नहीं मानी तो मैं एक नया आंदोलन लॉन्च करूंगा, और उस आंदोलन का नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। याद करिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा था कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बात इन्होंने मानी नहीं, हमें इन्होंने दबाने की कोशिश करी, हमें इन्होंने जेल में डालने की कोशिश करी,
तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा। मैंने तब नहीं पूछा था, अब वो वक्त आ गया है। गांधी जी ने कहा मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करूंगा अगर तुमने मेरी 11 डिमांड को नहीं माना तो। इरविन ने कहा ठीक है, नहीं मानता। इरविन ने साफ कह दिया नहीं मान रहा। इरविन को लगा कि ठीक है, गांधी जी धमकी दे रहे हैं। गांधी जी मारा पीटी तो करते नहीं थे, गांधी जी तो नॉन वायलेंस की बातें करा करते थे। इरविन ने कहा जाओ, नहीं मानता। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देता हूं। और गांधी जी ने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए 11 डिमांड में से एक डिमांड ये थी कि सॉल्ट पे लगे बैन को, हम इंडियंस को सॉल्ट बनाने से जो रोका जा रहा है, इस बैन को हटाया जाए। मैं ये बैन को हटाऊंगा, मैं इस नियम को तोड़ूंगा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और इससे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक डिफरेंस है दोस्तों। अभी तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ये कहते थे कोऑपरेट करना बंद कर दो, बाल काटते हो छोड़ दो, कपड़े धोते हो छोड़ दो, स्कूल कॉलेज में टीचर हो छोड़ दो, उनके स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो छोड़ दो, टाइटल मिला है वापस कर दो, ब्रिटिश गुड्स का इस्तेमाल करना बंद कर दो। ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी कहते थे ये सब तो करना ही करना है, साथ ही साथ अगर कोई काला कानून है तो उसको भी मानने से मना कर दो। सिविल डिसोबीडियंस, ओबीडियंटली का मतलब होता है कि मैं आपका आज्ञाकारी हूं, जो बोलोगे वो करूंगा। डिसोबीडियंस इसका अपोजिट होता है, मैं आज्ञाकारी नहीं हूं, तुम्हारे जो काले कानून है नहीं मानूंगा। और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक काला कानून जो सबसे पहले तोड़ा वो ये था कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को नमक बनाने से रोक रखा था, और गांधी जी ने नमक बना के ही सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च किया। इसके लिए गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से डांडी नाम के कोस्टल टाउन तक गए। इस पूरी यात्रा में गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स को अपने साथ रखा और गांधी जी 240 माइल्स की डिस्टेंस को ये कवर किए, और इसको कवर करने के लिए गांधी जी ने 10 दिन लगाए। अब आप बोलोगे कि गांधी जी पैदल पैदल क्यों गए, गाड़ी नहीं थी क्या? घोड़ा गाड़ी तो होगी। याद करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने बात साफ कही थी कि दोस्तों कोई नया मूवमेंट लॉन्च करने से पहले सत्याग्रही को प्रॉपर्ली ट्रेंड होना जरूरी है। और यह गांधी जी का विजन था कि जब भी मैं किसी शहर से, किसी गांव से निकलूंगा तो लोगों को अपनी बात बताऊंगा कि व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। इस बार वो गलती ना करना जो तुमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में करी थी। तो ये गांधी जी का एक तरीका था लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने का, उनको ट्रेनिंग देने का। गांधी जी साबरमती से डांडी तक गए। गांधी जी वहां गए, वहां ब्रिटिशर्स उनका वेट कर रहे थे। गांधी जी ने अपने वॉलंटियर्स के साथ समुद्र के पास गए। गांधी जी ने समुद्र के अंदर से पानी निकाला, उसको बॉईल किया, समुद्र का पानी ऊपर चला गया, नीचे नमक बन गया, और इस तरीके से गांधी जी ने नमक बना के सबसे पहला नियम तोड़ा। आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स ये सब देखते रहते? ब्रिटिशर्स इसके खिलाफ और अग्रेसिव आए। उन्होंने अब्दुल गफ्फार खान, जो एक सीनियर कांग्रेस के नेता थे, उनको अरेस्ट कर लिया। जो लोग इस अरेस्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लाठी भांजना शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हो गई। साथ ही साथ जब यह सब हो रहा था, एक तरफ वॉयलेंस शुरू हो गई। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि गांधी जी को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो थी वॉयलेंस। गांधी जी ने कहा ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अ मंथ लेटर गांधी जी एंड अबाउट 1 लाख मोर पीपल वर ऑल्सो अरेस्टेड। यानी कि 1-2 महीने के अंदर गांधी जी, अब्दुल गफ्फार खान, ऐसे 1 लाख भारतीयों को उठा के जेल में डाल दिया गया। जो सड़कों पर प्रोटेस्ट करने आता था उसके ऊपर गोली चला दी जाती थी। ये इतना ज्यादा वॉयलेंट हो गया, ये इतना ज्यादा वॉयलेंट हो गया कि गांधी जी ने कहा कि इसको कॉल ऑफ करने की जरूरत आ गई, नहीं तो हजारों लाखों भारतीय मारे जा सकते थे। और गांधी जी ने फिर एक बार इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, और गांधी जी ने इरविन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 5 मार्च 1931 में साइन किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट के अंतर्गत गांधी जी ने इरविन के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एग्रीमेंट में गांधी जी ने कहा कि ठीक है, तुमने डोमिनियन स्टेटस की ऑफर करी थी,
और कहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी ब्रिटेन में, मैं तुम्हारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलने को तैयार हूं। इससे पहले वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं चला था, लेकिन इस वाली में मैं चलने को तैयार हूं। उसके बदले जितने भी नेताओं को तुमने अरेस्ट किया उनको छोड़ोगे और लोगों को मारना तुम बंद करोगे। यह डील हुई थी। क्लियर हो गया? तो गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 5 मार्च 1931 के अंदर लॉन्च साइन किया गया था, गांधी जी ने कहा कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करता हूं और मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार हूं। उसके बदले में जितने लोगों को अरेस्ट किया है छोड़ोगे और लोगों को मारना बंद करोगे। गांधी जी ये करने को तैयार हो गए। अब बात आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो दोस्तों यहां पर मैं एक छोटा सा पॉज लेकर आपको बता दूं कि इतिहास में टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना और बी.आर. अंबेडकर साहब दोनों गए थे। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बी.आर. अंबेडकर जी भी थे और मुस्लिम लीग, ये दोनों थे। लेकिन पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, गांधी जी ये लोग नहीं थे, क्योंकि तब तक हम पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर हुए क्रैकडाउन के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने जाने से हां बोला और कहा कि ठीक है, इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर गांधी जी नहीं गए थे, फिर कांग्रेस नहीं गई थी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बताइए कौन ऐसा था जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी थी? तो आपको जवाब देना है बी.आर. अंबेडकर और मुस्लिम लीग। बी.आर. अंबेडकर, मुस्लिम लीग, बी.आर. अंबेडकर, मुस्लिम लीग, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे। गांधी जी कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे? कांग्रेस कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गई थी? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गई थी। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए फिर थर्ड में नहीं गए, ऐसा क्या हुआ? तो जब गांधी जी वहां ब्रिटेन गए तो इनको पता चला कि इनके साथ तो धोखा हो गया, इनको यहां बुलाया गया है और इनकी किसी बात को नहीं मान रहे हैं। गांधी जी जब टेबल पे बैठे, राउंड टेबल पे, तो उनकी किसी बात को मानने को ही तैयार नहीं, ये तो अपनी अपनी चला रहे हैं। गांधी जी डिसअपॉइंट हो गए। गांधी जी डिसअपॉइंट होने के बाद वापस भारत आए। जब गांधी जी वापस भारत आए तो इन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जब ये वहां ब्रिटेन में थे, ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर अब्दुल गफ्फार खान जी, जवाहरलाल नेहरू जी और बाकी कांग्रेस नेताओं को वापस से जेल में डाल दिया और यही नहीं, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। धोखा। गांधी जी को धोखे के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे ले गए थे, इस बात को बोल के कि इन सबको रिलीज किया जाएगा, और जैसे ही गांधी जी देश से बाहर गए, इन सबको जेल में डाला और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। तो गांधी जी को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है और गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं फिर से रीलॉन्च करूंगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलोडेड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गोट, सेकेंड पार्ट आने वाला था। लेकिन यह मूवमेंट को अब उतनी पावर, उतना ट्रैक्शन नहीं मिला जितना पहले वालों को मिला था, और मात्र 1 साल के अंदर ही यह बंद हो गया। अब आप ये बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ? गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो इन्होंने रीलॉन्च किया था, उसको इतना ट्रैक्शन क्यों नहीं मिला? इसके कई रीजन है। पहला रीजन समझें कि जो कंट्री साइड, यानी कि जो गांव के जो लोग थे, वो लोग गांधी जी से क्या डिमांड करते थे और जब उनकी डिमांड्स नहीं पूरी हुई तो उनके दिल में क्या थी। यहां पे बताई गई है रिच पीजेंट्स, यानी कि अमीर किसान की बात बताई गई है। अमीर किसान को ऐसा लगता था, फॉर एग्जाम्पल अमीर किसान में भी किसकी बात हो रही है? पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनको ऐसा लगता था कि गांधी जी को, कांग्रेस को इन आंदोलन में अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये लोग ब्रिटिशर्स को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, और जो ब्रिटिशर्स हमसे हाई रेवेन्यू वसूलते हैं, हम उस रेवेन्यू से बच जाएंगे, हम उस टैक्स से बच जाएंगे। तो ये लोग गांधी जी को इसीलिए सपोर्ट करते थे कि इनको लगता था कि गांधी जी अगर इनको भगाने में सफल हो जाएंगे तो ये हाई रेवेन्यू से हमें छुटकारा मिल जाएगा। फॉर रिच पीजेंट्स द फाइट फॉर स्वराज वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। इट इज कैटेगोरिकली रिटन हियर कि इंडिपेंडेंस तो से XYZ ठीक है, हो जाए तो मिल जाए, लेकिन मेन एम ये था कि हाई रेवेन्यू से बच जाए, हाई रेवेन्यू से बच जाए, ये मेन एम था।
लेकिन जब बार बार गांधी जी कॉल ऑफ कर देते थे, पहले नेशन वाइड सत्याग्रह कॉल ऑफ कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया, तो इससे ये लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि हमारी डिमांडें भी नहीं मानी गई, हमारा रेवेन्यू रेट भी रिवाइज नहीं हुआ, और गांधी जी आपने तो कॉल ऑफ कर दिया। इसके ये तो अमीर किसानों की बात थी, गरीब किसान की बात समझे। गरीब किसान को ऐसा लगता था कि भाई मैं एक खेत के ऊपर किराए पे मैंने खेत ले रखा है। किससे किराए पे ले रखा है? ये अमीर किसान से ले रखा होगा, हो सकता है। तो इसने कहा कि मैंने किराए पे खेत ले रखा है जिसका किराया बहुत ज्यादा है। अगर मैं गांधी जी को, कांग्रेस को इन आंदोलन में सपोर्ट करूंगा तो ये हाई रेंट से मुझे हो सकता है छुटकारा मिल जाए। अगेन, आजादी की बातें नहीं हो रही हैं, चाहे अमीर किसान की बात हो चाहे गरीब किसान की बात हो, इनका सपोर्ट करने का सबका अपना अपना रीजन है। हां, आजादी मिलेगी, सब एंजॉय करेंगे, सब सेलिब्रेट करेंगे, और सबको आजादी चाहिए भी थी, लेकिन उस टाइम पे मेजर कंसर्न्स क्या थे वो डिस्कस किए जा रहे हैं। और जब गांधी जी बार बार कॉल ऑफ कर देते थे तो इन लोगों को भी डिसअपॉइंटमेंट मिली। अब अगर ये तो थी कंट्री साइड के लोगों की बात, अब हम बात करते हैं टाउन की बात। टाउन में बहुत बड़े बड़े मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे शहरों में, जैसे कि ठाकुरदास, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जी, जीडी बिरला जी। इन लोगों की एक समस्या थी कि ब्रिटिशर्स ब्रिटेन का माल तो भारत में बेच रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन भारतीय माल को बाहर जाने से रोक रहे थे। तो इनको यह बात पता थी कि ये तो चीटिंग है, हमारी फैक्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में जो सामान बन रहा है वो हम भारतीयों को क्यों नहीं दे सकते। तो सोचिए, एक इंडिया की फैक्ट्री का सामान इंडिया के लोगों को नहीं मिल रहा है, ब्रिटेन की फैक्ट्री का मिलेगा। वो क्या करते थे उसके लिए? ये लोग टैक्स बढ़ा देते थे कि इतना महंगा हो जाएगा कि आदमी ब्रिटेन की फैक्ट्री का माल खरीदना पसंद करेगा इंडिया की फैक्ट्री की जगह। इंपोर्ट तो धड़ाधड़ हो रहा है, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा था। तो इन लोगों ने कई एसोसिएशंस बनाए, जैसे कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की 1927 के अंदर। और इन्होंने ये सब बना के गांधी जी को, कांग्रेस को सपोर्ट करने की कोशिश करी। अगर आप, ये तो थे मालिकों की बात, लेकिन उन फैक्ट्रीज में काम कर रहे वर्कर्स की अगर हम बात करें तो ये गांधी जी को और कांग्रेस को इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अगर हम गांधी जी को सपोर्ट करेंगे तो हमारी सैलरी हो सकता है बढ़ जाए, हमारी वर्किंग कंडीशंस हो सकता है ठीक हो जाए। तो ये इनका ये डिमांड था। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब अगर हम बात करें महिलाओं की, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डिड द रोल वुमेन प्ले इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। महिलाओं ने क्या रोल प्ले किया? तो यहां पे साफ लिखा हुआ है कि महिलाओं ने प्रोटेस्ट के ऊपर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, मार्चेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ महिलाओं ने सॉल्ट बना के गांधी जी का सपोर्ट किया, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स, फॉरेन क्लोथ्स की और लिकर शॉप्स की गेटों के सामने जाके बैठ जाती थी, उनको खुलने से रोकती थी। साथ ही साथ ये ऐसा मान के चलती थी कि इट इज देयर सेक्रेड ड्यूटी, ये इनका धर्म है कि वो देश की आजादी के लिए आगे आए। सोचिए, इस लेवल का महिलाओं ने कंट्रीब्यूशन दिया था दोस्तों। अब यहां पे ये बताया गया है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक सक्सेस ना होने के कई रीजंस थे। एक रीजन ये था कि भाई ब्रिटिशर्स ने धोखा दिया, गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी को वहां ले जाके यहां इंडिया में खेल कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजंस थे। आइए अब उनको डिस्कस करते हैं। पहला रीजन था अनटचेबल्स वर्सेस सनातनीज। इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया में हम हिंदू रिलीजन के अंदर भी लोग बटे हुए थे, छोटी जाति और बड़ी जाति में बटे हुए थे। जो छोटी जाति के लोग होते थे उनको दलित्स कहा जाता था, और इन दलित्स की डिमांड्स को ज्यादातर इग्नोर किया जाता था, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता था कि अगर हम दलित की डिमांड को मानेंगे तो जो बड़ी जाति के जो लोग हैं, यानी जो सनातनीज हैं, हो सकता है वो ऑफेंड हो जाए। और कांग्रेस बड़ी जाति सनातनी के लोगों को सपोर्ट करना चाहती थी, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ था। यहां पे ये बताया गया है कि जो दलित थे, जब इनको सपोर्ट नहीं मिलता था, जब कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं करती थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता था, ये कहते थे कि इलेक्शन में
हमारा इलेक्शन अलग हो, आपका इलेक्शन अलग हो, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन होगा उसमें हमारी दलित कम्युनिटी के लोग होंगे, तो दलित कम्युनिटी के लोगों को दलित कम्युनिटी के लोग वोट देंगे और फिर वो दलित कम्युनिटी का आदमी जीत के पार्लियामेंट में जाएगा। तो ये इन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी। इन डिमांड को अंबेडकर जी जो थे उन्होंने सपोर्ट भी करना शुरू किया, क्योंकि अंबेडकर जी खुद इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनको पता था कि इनके साथ क्या भेदभाव किया जाता था। जब अंबेडकर जी छोटे थे तो उनके स्कूल से उनके क्लास टीचर उनको बाहर निकाल दिया करते थे कि तुम बाकी बच्चों के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उस क्लास के गेट पे बैठ के पढ़ाई करी और वहां से लेकर देश के पहले लॉ मिनिस्टर तक की सफर किया उन्होंने। तो अंबेडकर जी ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया था दोस्तों 1930 के अंदर। ये साल याद रखना, एक क्वेश्चन कराऊंगा आज। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 के अंदर, और इस डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के अंदर अंबेडकर जी इनकी डिमांड्स को ऊपर रखते थे। गांधी जी को यह बात पता थी कि देश को आजादी छोड़ो, यह देश कभी तरक्की ही नहीं कर पाएगा अगर इस देश को हिंदू मुस्लिम या हिंदू में भी बड़ी जाति और छोटी जाति में तोड़ दिया जाएगा। गांधी जी दलित्स को हरिजन्स कहते थे, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहते थे। कहते थे अगर आप इनके साथ भेदभाव करोगे तो आप स्वयं भगवान के बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे होगे। कई बार गांधी जी इनके घर जाते थे खाना खाने, कई बार इनको अपने घर बुलाते थे खाना खिलाने के लिए, ताकि बताया जाए कि ये अनटचेबल्स नहीं है। देखो मैं इनके हाथ का खाना खा रहा हूं एक सनातनी होने के बावजूद। कई बार गांधी जी स्वयं सड़कों पे झाड़ू लगाते थे ये बात बताने के लिए कि आप इन दलित को सिर्फ इसीलिए मत वो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करिए कि ये सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं, लिखो मैं भी लगा रहा हूं। तो गांधी जी ने कई चीजें करी हरिजन्स के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स को यहां पे एक मौका दिख रहा था लोगों को, इंडियंस को डिवाइड करने का। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स ने यह सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मान ली, क्योंकि इनको पता था कि भारत में गांधी जी एक बड़े नेता हैं, क्यों ना हम गांधी जी की अंबेडकर जी से लड़ाई करा दें। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ गांधी जी थे और दूसरी तरफ अंबेडकर जी थे, याद रहे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के सामने अंबेडकर जी थे और अंबेडकर जी ने ब्रिटिशर से डिमांड करी कि वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट, और ब्रिटिशर्स ने अंबेडकर जी को सपोर्ट किया, गांधी जी को इग्नोर किया, ताकि अंबेडकर जी को ऊपर लाया जा सके और गांधी जी के टक्कर का ही नेता बनाया जा सके, ताकि ये आपस में लड़ते रहें और ये बैकग्राउंड में चोरी करते रहें। गांधी जी जब वापस आए तो गांधी जी ने कहा ये सेपरेट इलेक्टोरेट मत करो, ये जो ब्रिटिशर्स ने भले ही एक्सेप्ट कर लिया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इसको मत करो। और गांधी जी फास्ट अनटू डेथ यानी अनशन पे बैठ गए, बोले मैं खाने का एक टुकड़ा नहीं खाऊंगा, अगर ये हुआ तो मैं नहीं मानूंगा। आखिरकार पूना पैक्ट साइन किया गया सितंबर 1932 में, जिसमें अंबेडकर जी गांधी जी की बात माने। उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात मैं मानता हूं, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन आप मेरी भी समझिए, मेरे लोगों की भी कुछ प्रॉब्लम्स है। गांधी जी ने कहा तुम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ दो, मैं तुम्हें रिजर्व सीट्स दूंगा, यानी इलेक्शन तो एक ही होगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कुछ सीट्स हम रिजर्व कर देंगे आपकी कम्युनिटी के लोगों के लिए, जिससे आपकी कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, जिससे आपकी कम्युनिटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो रुक सकेगा, ये लोग आपकी आवाज उठाएंगे। आखिरकार इन दोनों के बीच में डील हो गई, पूना पैक्ट इसका नाम है, सितंबर 1932 में हुआ था। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सक्सेस नहीं हो पाया। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम में भी डिवीजन था। फॉर एग्जाम्पल ऐसा माना जाता था कि हिंदुओं का सपोर्टर है कांग्रेस और मुस्लिम्स का सपोर्टर है मुस्लिम लीग। ब्रिटिशर्स इस आग में घी धोखा करते थे, अच्छी बात है हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो। वो कहते थे अरे तुम अपना अलग देश ले लो, अगर हमने यहां से चले गए तो ये हिंदुस्तान बना देंगे, हिंदुओं का स्थान बना देंगे, तुम्हारा क्या होगा। गांधी जी इस देश के बड़े नेता बन जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा। ये हिंदू मुस्लिम्स में लड़ा रहे थे और ये लड़ाई आगे और बढ़ गई जब एमआर जयकर और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग कुछ ऐसे स्पीच, कुछ ऐसे एड्रेस कर जाते थे जिससे हिंदू मुस्लिम लोग आपस में लड़ जाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपसे अभी ये जो मैंने आपको पूरा बताया, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दो पूछे जा सकते हैं मैप के ऊपर।
एक तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, कौन सा वाला था कि भाई गांधी जी के अलग अलग रीजनल सत्याग्रह को प्लॉट करो, चंपारण वाले, खेड़ा वाले, अहमदाबाद वाले को प्लॉट करो। अगला क्वेश्चन है कि दो मेजर इवेंट, एक जलियांवाला बाग और एक दांडी मार्च, इन दोनों को आप प्लॉट करो। जलियांवाला बाग यह है पंजाब और यह है अमृतसर, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जलियांवाला बाग। इसको याद कर लीजिए क्योंकि आगे एक चैप्टर आएगा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और उस चैप्टर के अंदर अमृतसर का एयरपोर्ट राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लॉट करने को आता है। तो एक जगह कर लोगे याद तो दोनों जगह यूज हो जाएगा। डांडी आपको थोड़ा सा यहाँ पे कोस्टल एरिया में बनाना है, थोड़ा सा उस तरफ हो गया है ये, इसको इधर लेकर आइएगा क्योंकि डांडी एक कोस्टल टाउन था, तो समुद्र के पास होना तो जरूरी है, इसको हटा दो, यहां पे लेकर आइएगा। तो ये क्वेश्चन आपको प्लॉट करेगा। अब देश में जो जो आंदोलन हुए, जिसने जो जो कंट्रीब्यूशन किया वो तो बता दिया, लेकिन इसके अलावा एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, हम सब एक कैसे और हो सके, यूनिटी कैसे और बढ़ सके, इसके लिए क्या क्या हुआ, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तो आपको पता ही होगा, नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। जब आप अपने देश को प्यार करते हो, अपने देशवासियों को प्यार करते हो, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म को हासिल करने के लिए केवल स्ट्रगल्स ही नहीं, कई कल्चरल प्रोसेसेस का भी इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जाम्पल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलो या बंकिम चंद्र चटर्जी बोलो, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो थे, ये पहले इंसान थे जिन्होंने भारत माता की इमेज बनाई थी, दिस वन। कई बार बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पहली भारत माता की इमेज अभिनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। फर्स्ट भारत माता की इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाई थी। ये वो थे जिन्होंने आनंद मठ नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें वंदे मातरम था, जो हमारे देश का नेशनल सॉन्ग बना। जब देश के लोग आजादी के लिए लड़ते थे तो वंदे मातरम गुनगुनाते हुए जाते थे और इससे वो लोग यूनाइटेड हो पाए। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन लिखा, जो कि हमारे देश का नेशनल एंथम है। अगेन दुनिया के इकलौती व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने दो कंट्री के नेशनल एंथम लिखे हैं, एक है भारत का जन गण मन और दूसरा है बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नतेशा शास्त्री जी ने सदर्न इंडिया के लिए फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया लिखी थी, जो 4 वॉल्यूम की एक तमिल बुक टेल थी। इसके अलावा भारत का झंडा डिजाइन किया गया। पहले भारत का झंडा 1906 में ऐसा हुआ करता था, 1931 में भारत के झंडे के ऊपर इस तरीके की चरखी आ गई और फिर 1947 में इस तरीके से भारत का झंडा बन के आया दोस्तों, ठीक है। आखिरी पैराग्राफ जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो ये है। इस पैराग्राफ से आपको क्या क्या याद रखना है, 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको यह याद रखना है कि 14 जुलाई 1942 में, ध्यान से सुनिएगा, द कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन इट्स मीटिंग इन वर्धा इन 14 जुलाई 1942 पास द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। तो आपसे एग्जाम में आ जाएगा क्विट इंडिया रिजोल्यूशन कब पास किया गया और कहां पास किया गया, तो वर्धा में पास किया गया और 14 जुलाई 1942 में पास किया गया। अगली बात कि इसी के अंतर्गत 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में गांधी जी ने अपना फेमस स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने डू और डाई का आह्वान किया था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाएगा कि डू और डाई का फेमस स्पीच किसने दिया था। तो जब यहां डाई की बात आ जाती है तो बच्चों को लगता है गांधी जी तो नॉन वायलेंस, गांधी जी वायलेंस नहीं कहते थे। तो यहां पे याद रखिएगा कि डू और डाई का स्पीच गांधी जी ने ही दिया था। इस पूरे पैराग्राफ से अगर आप इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द मॉडर्न नेशनलिज्म। यहां पे कहा है द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म किस चीज से कनेक्टेड। आपको पॉज करना है वीडियो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। मैं 2 सेकंड बाद इसका जवाब दूंगा। 1 2। आशा करता हूं तुमने आंसर लिख दिया होगा। भाई इसका सही जवाब है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। भाई ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म की जो शुरुआत थी वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से हुई थी, अलग अलग जो हमने मूवमेंट्स किए थे। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ।
ये कह रहा है 1921 में सेंसस करी गई, काउंटिंग करी गई, और इस काउंटिंग में बताया गया 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए एंड बी बोथ, क्योंकि एक तो फेमाइन आई हुई थी और दूसरी बात है एपिडेमिक, एक ऐसी बीमारी थी जो उस इलाके में फैली हुई थी, उसके कारण 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। ये वाली चीज आपको मैंने एक्सक्लूसिवली एमसीक्यू में वो लेकर आ रहा हूं जिससे मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकूं। इस वन शॉट में जो कवर मैं नहीं कर पाया हूं वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहां मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन से साल में किया गया था? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने इस वन शॉट में कवर भी किया। 2 सेकंड है, वीडियो पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए सही जवाब। अब अगर हम बात करें, गांधी जी ने 3 रीजनल सत्याग्रह किए थे, एक 1917 में किया था और 2 1918 में किए थे। 1917 का पहला सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में किया था, चंपारण बिहार। और इसकी बात करें तो गांधी जी ने 2 सत्याग्रह किए थे, एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया था विच इज इन गुजरात, और दूसरा अहमदाबाद में किया था विच इज ऑल्सो इन गुजरात, अहमदाबाद विच इज ऑल्सो इन गुजरात। ठीक है, तो उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला पूछा था विच इज इन 1918। व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन इंडिया? इसका सही जवाब है दोस्तों जनवरी 1921 में ये दोनों मूवमेंट चालू किए गए थे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बरदोली सत्याग्रह? बरदोली 1928। तो बरदोली में किसने आंदोलन को लीड किया था? बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र और वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों बरदोली बोला गया है, ये क्वेश्चन तुम लोग जानबूझ करके गलत करते हो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। भाई बाबा रामचंद्र जो थे ये मत टिक करके आओ, ये अवध वाला मूवमेंट किया था इन्होंने। जब बरदोली की बात आएगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय विच सन्यासी हु अर्लियर बीन टू फीजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर? ये तो पता है ना। 2 सेकंड का वक्त है, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब दो। 1 2। भाई अवध के एक सन्यासी जो पहले फीजी में भी थे, आपको बताना है इंडेंचर्ड लेबर की तरह, कौन थे वो? इसका सही जवाब है बाबा रामचंद्र जी, जिसका सही जवाब रामचंद्र है। बरदोली का है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे आ जाते हैं, ये सारी चीजें हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। इस पूरे वन शॉट में आपने कहानी की तरह ये पूरा चैप्टर समझ लिया, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब मैंने आपको बताया। इनके साल भी इसलिए मैंने आपको बताए थे। अब अगर आप इसकी पूरे की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रहे, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी सबसे पहले हुआ था 1923 में। मुझे ये इसलिए भी याद रहता है क्योंकि मेरे को बास्केटबॉल खेलना पसंद है और 23 जर्सी नंबर माइकल जॉर्डन का है, तो 23 में स्वराज पार्टी भी बनी थी, इसलिए मुझे ये याद है। लाहौर सेशन, गांधी इरविन पैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में बनी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको। गांधी इरविन पैक्ट और लाहौर सेशन। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले है वन, और सबसे पहले अगर वन की बात करें तो वन दोस्तों यहां पर आ रहा है और वन दोस्तों यहां पर आ रहा है, ये दोनों तो हमारे हट ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हुई थी लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी 1929 दिसंबर। कहा गया था 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, याद आ रहा है? तो भैया ये लाहौर सेशन और गांधी इरविन पैक्ट तो बाद में हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी का लेटर वगैरह गया था, है ना। तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, सॉरी फिर से बता दूं, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इसका सही जवाब है 1 2 4 3। ठीक है, आशा करता हूं तुमने इसका सही जवाब दिया होगा। अगले कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन विद 3 रीजन। क्यों लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? पहला रीजन समझो कि गांधी जी ने इसलिए लॉन्च किया था कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर हैवी टैक्स लगा रखा था, बेसिक चीजों के ऊपर, नमक जैसी बेसिक चीजों के ऊपर हैवी टैक्स लगा रखा था, इसीलिए लॉन्च करने की जरूरत पड़ी। द कांग्रेस डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वॉज इग्नोर्ड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था?
क्योंकि कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड करी, जिसको ट्रैक्शन नहीं मिला, जिसको इंपॉर्टेंस नहीं मिली, जिसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, जिसके बाद गांधी जी ने 11 डिमांड लिख के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। और तीसरी बात, इकोनॉमिक हार्डशिप। हमारे जो लोग थे वो हाई लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, विदेश में हुए ग्रेट डिप्रेशन के कारण परेशान थे। ये 3 रीजन है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सॉल्ट ही क्यों चूज किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम्हारी मिड टर्म में भी आ सकता है, तुम्हारे बोर्ड में भी आएगा, तुम्हारे पी बोर्ड में भी आ सकता है। 2016 और 17 में आ चुका है ऑलरेडी। गांधी जी ने सॉल्ट ही क्यों चूज किया था? इसके रीजन समझो। सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब दोनों खाते हैं। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। और इंडिया में नमक की कीमत तो बहुत होती है, क्योंकि अपन कहते हैं ना, तूने मेरा नमक खाया। ये कई रीजंस के कारण गांधी जी ने सॉल्ट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि पहली बात यूनिवर्सल नीड थी सॉल्ट, और सॉल्ट के ऊपर जब टैक्स लगा दिया था तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रिटिशर्स की क्रुएलिटी का शो कर रहा था। ब्रिटिश मोनोपोली लगा रखी थी, टैक्स लगा रखा था कि सिर्फ सॉल्ट हम ही बनाएंगे और उसके ऊपर टैक्स भी वसूलेंगे। इसके अलावा एक इनजस्टिस का सिंबल भी था, है ना। तो ये सारी बातें आप लिख के आएंगे। आपको एक और चीज जो मैप पे प्लॉट करने को आ सकती है, इस चैप्टर से 3 तरीके के मैप आ सकते हैं। एक तो वो आपसे मैप में ये पूछ लेगा कि आप बताइए गांधी जी के रीजनल सत्याग्रह बताइए। रीजनल बताओ, रीजनल की स्पेलिंग तब गलत लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, प्यास लग रही है सर को। रीजनल सत्याग्रह की बात कर रहे हैं अपन। एक तो प्यास, ऊपर से एसी भी नहीं चल रहा है दोस्तों। तो अगर रीजनल सत्याग्रह की बात करें तो आप ये तीनों प्लॉट करके आओगे, जिसमें चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो एक तो ये आ जाएगा आपका। दूसरा वो आपसे कह देगा कि जलियांवाला बाग और दांडी यात्रा, ये दोनों प्लॉट करो। तो दूसरा आपको ये आ जाएगा, ठीक है। एक आपको ये प्लॉट करने को आ जाएगा, एक आपको ये प्लॉट करने को आ जाएगा। तीसरा मैप इस चैप्टर से आएगा, कांग्रेस के अलग अलग सेशन प्लॉट करो। सबसे पहला है कलकत्ता सेशन जो सितंबर में हुआ था। यह है बंगाल। यहां पे आपको एक पान के पत्ते जैसा शेप दिखेगा, इसके टिप पे आप बना के आइएगा कलकत्ता सेशन। फिर है नागपुर सेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, यह है एमपी, यह है महाराष्ट्र। आपको नागपुर यहां कहीं देखने को मिलेगा। याद रहे कि एक सेशन के अंदर अडॉप्ट किया था, एक सेशन के अंदर पास किया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो तुमसे। मद्रास सेशन, यह है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में यहां की तरफ आपको देखने को मिलेगा मद्रास। मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक्यूरेट भी यहां पे मैंने प्लॉट कर रखे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं कौन बच्चा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का जवाब देगा। तो इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा दोस्तों। अगर यहां पर अब हमारा चैप्टर होता है पूरा समाप्त, यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया का पूरा वन शॉट आप लोगों ने देख लिया है दोस्तों। एनसीईआरटी को एक एक चीज को आपने घोट के पी लिया है, और साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी प्री बोर्ड में आ सकते हैं वो भी आपने सीख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर लिख के जाइएगा, जिससे मुझे और पावर मिलेगी और अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए। तो आज के लिए बच्चों केवल इतना ही। नोट्स अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करिएगा। पीडब्ल्यू के ऐप से सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर डाउनलोड करिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।